हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेपमेनिया पे। पिछले वाले क्लास में रिसोर्स प्लानिंग क्लियर हो गया था। अभी क्या है, लैंड रिसोर्स का रिवीजन वीडियो, और इसमें रिसोर्सेज में सबसे पहला रिसोर्सेज लैंड रिसोर्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर में सॉइल रिसोर्सेज है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लैंड को हम रिसोर्स क्यों कंसिडर किए। सबसे पहला क्या है कि अगर हम लैंड को रिसोर्स बता रहे हैं कि लैंड रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, तो इस लैंड को रिसोर्स कंसिडर करने का कुछ तो रीजन होगा। तो वो रीजन क्या है कि सबसे पहली बात कि जब हम रहते हैं अर्थ पे तो वो लैंड पे ही रहते हैं। तो सबसे हम क्या बताए थे रिसोर्सेज में कि द थिंग्स दैट बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड, मतलब जो हमारे जरूरतों को पूरा करे। तो सबसे पहला चीज क्या है कि रहना, स्टे करना। तो जहां पे हम रह रहे हैं वो तो लैंड ही है सबसे पहला। तो एक पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, रहने के साथ साथ जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारा कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, लैंड पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन वजह से क्या है कि हम लैंड को रिसोर्स कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है यही आता है कि व्हाई डू वी कंसीडर लैंड एज अ रिसोर्स, बिकॉज वी लाइव ऑन द लैंड एंड परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द लैंड। ये रीजन हो गया कि लैंड को रिसोर्स क्यों कंसीडर किए। दूसरा क्या है कि इसका और भी यूजेज होगा। सबसे पहला यूज कि ये नेचुरल वेजिटेशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर इकोलॉजिकल सिस्टम बनाए रखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है अर्थ पे, तो उसके लिए नेचुरल वेजिटेशन होना बहुत जरूरी है। तो उस नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, हमारे लाइफ को मतलब ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सब को ये सपोर्ट करता है। मतलब जितना भी चीज है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो रहा है या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ है, सब कहाँ पे हो रहा है, लैंड पे हो रहा है। तो ये सारा क्या यूज है, कंसिडर्ड में हम दोनों लिख सकते हैं कि व्हाई डू वी कंसीडर लैंड एज अ रिसोर्स। ये दोनों पार्ट हो गया। अब इसका लिमिटेशन क्या है, ये यूज पता चल गया, कंसीडर हो गया। अब जो इसका लिमिटेशन है वो क्या है कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मींस कि ये फिक्स है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि इसका लिमिटेशन ही यही है कि ये रिसोर्सेज फिक्स है, ना ये बढ़ सकता है और ना ये कम सकता। अगर आपके घर में आपके पास ऐसे एक यूनिट लेके चलते कि 20 बीघा जमीन है, ठीक है, या फिर 20 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपके पास है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपके पास है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया ना बढ़ सकता है और ना घट सकता है। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। तो इसका जो लिमिटेशन है लैंड रिसोर्सेज का वह यही है कि वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, ये बढ़ नहीं सकता, ये फिक्स हो गया एक बारी में। तो ये इससे क्या होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो अगर ये बात हमको पहले से पता चल गया कि मेरे पास इतना ही उपलब्ध है, इतना ही अवेलेबल है एक फिक्स अमाउंट में, तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एक केयरफुल प्लानिंग करके उस लैंड का यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसे कि अगर ये 20 स्क्वायर किलोमीटर है तो इसमें जो मन किया वो अगर कर देते हैं तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए जगह नहीं बचेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको स्ट्रेच करके हम बढ़ा सकते हैं, नहीं, ये क्या फिक्स है। तो जो जितना जमीन है हमारे पास, जितना लैंड है, उसी पे केयरफुल प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अब क्या है इसके साथ साथ, अब है लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। अभी लैंड यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, कि कितने भागों में कैसे कैसे लैंड को हम बांटते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो लैंड है वो अलग अलग रिलीफ फीचर मींस क्या कि जो इंडिया का फिजिकल फीचर है, हम 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल फीचर क्या था, सबसे पहला माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड, पेनिनसुलर पार्ट, ये सारा क्या है, रिलीफ फीचर है। तो इस रिलीफ फीचर के अंडर जो हमारा अगर 100% मान के चलते हैं लैंड को, तो उस 100% में से 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू है। मतलब कि पूरे लैंड को आप 3 पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। सबसे पहला जो 43% है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट है 100% का, वो 43% क्या है, प्लेन्स है, ठीक है, रिलीफ फीचर। 30% क्या है, माउंटेन है, और 27% क्या है, प्लेट्यू है। तो लैंड को रिलीफ फीचर के अंडर आप 3 पार्ट में बांट दिए। पहला प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू। अब प्लेन क्या करता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, मतलब जितना भी हम इकोनॉमिकल ये परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम इकोनॉमिकल ये एक्टिविटी जो है वो प्लेन पे ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर भी हम उसी पे करेंगे। माउंटेन जो 30% माउंटेन है, सबसे पहला चीज कि जो रिवर को ओरिजिनेट करेगा, जहां से रिवर ओरिजिनेट करता है वो कहां से करेगा, माउंटेन से करेगा। जैसे रिवर कहां से आता है, ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर कहां होगा, जब हायर एल्टीट्यूड रहेगा तब।
अब हायर एल्टीट्यूड तो ऑफकोर्स माउंटेन पे ही मिलेगा, तो उस हायर एल्टीट्यूड की वजह से ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्या ओरिजिनेट करेगा, रिवर को ओरिजिनेट करेगा, तो क्या करेगा, फ्लो ऑफ सम रिवर। उसके बाद टूरिज्म और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के लिए भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में मनाली चले जाते हैं, हिल्स पे घूमने चले जाते हैं, क्योंकि जब लैटिट्यूड हायर होता है तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन करेगा, तो माउंटेन क्या है, टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। अगर प्लेट्यू का बात करें तो प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इट पोजेज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। इन तीनों के लिए प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद क्या है कि अगर लैंड यूज देखा जाए, लैंड यूटिलाइजेशन के हम लैंड को कैसे और किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं, तो वो है मेनली जो है हम 5 तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि वो फॉरेस्ट में, मतलब कुछ एरिया कंट्री का ऐसा होगा कि वो फॉरेस्ट के अंडर में, कंप्लीटली फॉरेस्ट के अंडर में चला आएगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो यूटिलाइजेशन है लैंड का, फॉरेस्ट के अंडर आ जाएगा। दूसरा, जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब वैसा लैंड जिसपे आप खेती नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट आता है। सबसे पहला वेरेन एंड वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब कि जैसे ये जहां पे मतलब बंजर हो गया है, जमीन एकदम खराब हो गया, वहां का मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रहा, आप कोई भी फसल वहां पे उगा नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं उगा सकते हैं, तो वो जमीन जो बंजर हो चुका है वो सबसे पहले आ जाएगा किसमें, अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरा, जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे अगर कहीं पे आप, जहां पे आपका घर बना हुआ है, ऐसे समझते हैं कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में 2 पार्ट। पहला क्या हुआ कि जमीन खराब हो गया, खराब होने का मींस क्या है कि लाइक सॉइल इरोजन हुआ, उसका फर्टिलिटी खत्म हो गया, ठीक है, वो बंजर हो गया, अब उस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरा, लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड तब होता है जब आप उस पर कोई नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज करते हैं। जैसे आप उस पर बिल्डिंग बना लिया, आप अपना घर बना लिए, तो अगर 1 कट्ठा में आपका घर बना हुआ है तो वो 1 कट्ठा जमीन क्या हो गया, नॉन कल्टिवेटेड एरियाज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, इसको समझते हैं बाद में। अभी तीसरा क्या है कि और भी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें सबसे पहले क्या है कि परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि जो जैसे ग्रेजिंग लैंड कहने का मतलब कि जहां पे घास उगा हुआ है। लाइक अगर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में हम हैं, उस स्कूल में क्या है, ग्राउंड होगा। अब उस ग्राउंड में क्या है कि उस ग्राउंड को आप उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो जमीन खराब भी नहीं हुआ, आप उस पर कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाए, तो वो क्या हुआ, उस पर ग्रेजिंग लैंड है, घास उगा हुआ है, ठीक है। या फिर वहां पे क्या होगा कि जानवर वहां पे आके चर रहे हैं, ठीक है, वो अपना खाना वहां से निकाल रहे हैं। तो सेम चीज अगर ग्रेजिंग लैंड होगा तो वहां पे एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा ही। तो जो तीसरा था अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, उसमें पहला क्या हो गया, ग्रेजिंग लैंड। दूसरा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्राउंड, ठीक है। अब ये क्या है, मिसलेनियस प्लांट की मतलब जिसको हम नहीं लगाए, रोड के किनारे किनारे या कहीं भी खेत के किनारे या घर के किनारे क्या हो जाता है, कहीं पे भी मतलब अलग अलग प्लांट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो मिसलेनियस मतलब 3, 4, 5 तरह का प्लांट अगर अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिसलेनियस ट्री क्रॉप के अंदर में आ जाएगा, वो भी क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड है। उसके बाद क्या है कि चौथा जो आता है वो होता है फैलो लैंड। अभी यहां पर क्या बोले कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड जो है, दूसरा, पहला अनकल्टिवेटेड लैंड में वेस्ट लैंड आ गया, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला आ गया, दूसरा जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड था उसमें फैलो लैंड को एक्सक्लूड किया। फैलो लैंड क्या है कि एक तो खराब हो गया, एक में आप कुछ बना लिए, एक ग्रेजिंग लैंड है और एक क्या है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वहां पे आ गया है। अब क्या, फैलो लैंड में 2 है, सबसे पहला करंट फैलो लैंड और दूसरा अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। अब करंट फैलो लैंड में क्या होगा कि वो लैंड जिसको 1 साल या उससे थोड़ा कम मतलब 1 साल या 1 एग्रीकल्चर ईयर से कम तक बिना कल्टीवेट किए छोड़ दिया गया हो। और अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड जो 1 से लेके 5 एग्रीकल्चर ईयर तक क्या किया गया हो, छोड़ दिया गया हो, अनकल्टिवेटेड। तो ये 4 क्या था, ये जो 4 था वो लैंड यूटिलाइजेशन था, मतलब इन 4 तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो है नेट सोन एरिया, सबसे पहला नेट सोन एरिया कौन आएगा, जो कम से कम एक साल में 1 एग्रीकल्चर ईयर में 1 बार कम से कम उसमें क्या हो रहा हो, खेती हो रहा हो, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब जो परमानेंट एग्रीकल्चर हो रहा है जिसपे, ठीक है। और उसके बाद नेट सोन एरिया, वो दोनों मिला के क्या बनेगा, ग्रॉस क्रॉप, मतलब एक लैंड ऐसा, मतलब नेट सोन एरिया में कि जिसमें कम से कम 1 एग्रीकल्चर ईयर में 1 बार उस पर क्या हो रहा हो, खेती हो रहा हो, और एक जो परमानेंट जिस पे एग्रीकल्चर हो रहा हो। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो निकलेगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया,
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब नेट सॉन एरिया जो साल में कम से कम एक बार वो एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पे, और प्लस जो रेगुलर एग्रीकल्चर वाला लैंड है वो दोनों मिला के क्या बनेगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब क्या है इसके बाद कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हम इंडिया में उस लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं, इंडिया में उस लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं। तो जो लैंड यूज पैटर्न है वो दो चीजों पे डिटरमाइन करेगा, सबसे पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। मतलब कि वो फिजिकल फैक्टर करने का मतलब वहां पर टोपोग्राफी कैसा है, मतलब रिलीफ फीचर, ठीक है, दूसरा क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, इन सब चीजों पे क्या करता है लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन करता है, जो आता है फिजिकल फैक्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा ह्यूमन फैक्टर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे इफेक्ट पहुंचाएगा लैंड यूज पैटर्न को। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन, अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन ये तो हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा क्या है नेट सॉन एरिया आता है, मतलब वहां पे खेती ज्यादा होता है बाकी कम है। तो ये सारा क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये ह्यूमन फैक्टर और पहला फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन करेगा लैंड यूज पैटर्न इंडिया में। अब बोला गया कि इंडिया कैसा है, सबसे पहले एरिया के मामले में 7वें नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में, जिसके पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मतलब कि इंडिया के पास कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन उसमें से पूरा का डेटा नहीं है। अगर इसको हम 100% मान के चले तो इसमें से सिर्फ 93% का जो लैंड यूज डेटा है हमारे पास वो उपलब्ध है, ठीक है। मतलब कि अगर 100 बीघा मान के चले, हालांकि ऐसा है नहीं है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उसको अगर 100% हम मान के चले तो उसका सिर्फ 93% एरिया का ही डेटा हमारे पास है। तो किस किस एरिया का डेटा गायब है, आसाम को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके कॉर्नर वाला जितना पार्ट है उनका एरिया का सर्वे अच्छा से नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया एरिया है वो उसका भी सर्वे नहीं किया गया। आता तो वो आखिर इंडिया के अंदर में ही है, लेकिन वो पाकिस्तान और किसके चाइना के द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया गया उसका एरिया नहीं है। तो अभी इसके आगे क्या है, इसके आगे है कि अब देख यहाँ पे दो डेटा दिया है, क्या दिया है, दो डेटा, एक जो है पहले का डेटा है 1960-61 का, और एक जो है 2014 और 15 का है, जिसमें क्या देख रहे हैं कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है, फॉरेस्ट का क्या हुआ है एरिया बढ़ा है, इसका एरिया घट गया है। ये रेड वाला क्या है, अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है जिस फालतू बंजर हो जा रहा है उसका परसेंटेज घटा है, और फॉरेस्ट का परसेंटेज क्या हुआ है बढ़ा है। उसके बाद क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी घटा है, सॉरी बढ़ा है। 4.95% ऐसा एरिया था जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज किया जा रहा था, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, अब वो बढ़ के 8.7% पे आ गया, अब वो बढ़ के 8.7% पे। तो ये अपना बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा इस चीज को जो डेटा है। अब हम देखते हैं कि जब हम देखें कि इन सब चीजों पे वो क्या कर रहा था, डिपेंड ह्यूमन फैक्टर और फिजिकल फैक्टर पे। अब क्या है कि जो द पैटर्न ऑफ नेट सॉन एरिया वेरी फ्रॉम ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नेट सॉन एरिया मींस क्या कि वो एरिया जो क्या किया जा रहा है, जिसपे एग्रीकल्चर हो रहा है, जिसपे एग्रीकल्चर हो रहा है, एटलीस्ट साल में एक क्रॉप तो उसपे लगाया ही जा रहा है। तो वो जो नेट सॉन एरिया है वो स्टेट बाय स्टेट इंडिया में क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे अभी जो हरियाणा और पंजाब का एरिया है, जितना एरिया है हरियाणा और पंजाब का, उसमें से 80% एरिया यूज किया जा रहा है नेट सॉन एरिया, ठीक है। लेकिन अगर वही आ जाए अरुणाचल प्रदेश में तो 10% से भी कम एरिया अरुणाचल प्रदेश का नेट सॉन एरिया है। मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि ये एरिया है इतना जो है वो हरियाणा और पंजाब का, तो इस पूरे एरिया का 80% एरिया जो है वो नेट सॉन एरिया है। लेकिन अगर वही अरुणाचल प्रदेश में हम चले आए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 10% से भी कम एरिया क्या है, नेट सॉन एरिया है। तो जो पैटर्न है नेट सॉन एरिया का वो स्टेट बाय स्टेट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी 10% से कम है। अब बोला गया कि एक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार क्या बोला कि जितना भी आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब इंडिया के पास कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 33% एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। क्यों, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। मतलब क्या बोला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कि आपके कंट्री में जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% किस चीज के लिए होना चाहिए, ये फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। और जो पिछला वाला ये डेटा देख रहे थे उसमें तो कम था, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या हुआ है, बढ़ा है।
अब क्या बोला कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। बोला कि अगर आप जमीन को अच्छे ढंग से प्लान करके यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं लैंड का, तो वो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेट करेगा, वो जमीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन मेजर और कंजर्वेशन मेजर में, अभी इसके पहले पढ़ते हैं। हाँ यही है लैंड डिग्रेडेशन मेजर में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द नेचुरल फोर्सेज। जो हमारा एक्टिविटी है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, सिर्फ वही डिग्रेडेट नहीं कर रहा है लैंड को, वो डिग्रेडेट मतलब वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और वो जो छोड़ के आ रहा है, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, नेचुरल फोर्सेस को भी अट्रैक्ट कर रहा है, नेचुरल फोर्सेस को भी अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे एक जमीन है, वहां पे क्या किया, मतलब कि वहां पर परमानेंट ग्रेजिंग हुआ, कहने का मतलब कि लगातार उस पे क्या किया गया, जानवर जो है वो उस पे से घास खाते रहे, ठीक है, वहां से या फिर डिफॉरेस्टेशन होते रहा। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो ये जमीन खाली हो गया। अब जब बारिश आया तो इसमें सॉइल इरोजन हो गया, क्या हो गया, सॉइल इरोजन हो गया बारिश के वजह से। तो जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ उसी से डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, उससे तो हो ही रहा है, और साथ में आप नेचुरल फोर्सेस को भी एग्रीवेट कर रहे हैं, मतलब कि इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और लैंड को डिग्रेडेट कीजिए। जैसे अगर आप माइनिंग किए तो माइनिंग करने के बाद छोड़ दिए उसको, तो वो क्या करेगा, ऊपर का हैवी लोड तो लेके नीचे ही आएगा ना, तो ये लैंडस्लाइड का कारण बन जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द नेचुरल फोर्सेस टू डैमेज द लैंड। जैसे पहला क्या था, माइनिंग साइट जो अभी समझाया। अब लैंड डिग्रेडेशन मेजर में देखें तो सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा जैसे, सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट में नहीं, इनके जैसे स्टेट में डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण बना हुआ है किस चीज का, लैंड डिग्रेडेशन का। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग ये क्या, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इन जैसे स्टेट में ओवर ग्रेजिंग सबसे बड़ा क्या बना हुआ है, प्रॉब्लम बना हुआ है लैंड डिग्रेडेशन का। फिर माइनिंग एंड क्वेरिंग है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां जहां पे जैसे सीमेंट इंडस्ट्री जहां पे, तो वहां पे लाइमस्टोन को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। अब उससे बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट करेगा और वो कहां आके फैलेगा, इन्वायरमेंट में, तो वो भी तो लैंड डिग्रेडेट करेगा। अगर जमीन के सतह पे जाके बैठेगा तो वो लैंड क्या करेगा, डिग्रेडेट करेगा, खराब करेगा। उसके बाद ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार जैसे राज्य के लिए ओवर इरिगेशन सबसे बड़ा क्या बना हुआ है, प्रॉब्लम। ओवर इरिगेशन से वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, सैलिनिटी और एल्कनिटी सॉइल का बढ़ा देता है, जो फर्टिलिटी लेवल को वो क्या करेगा, डाउन करेगा। इसके आगे क्या है, हाँ अब इसके आगे लैंड कंजर्वेशन मेजर। अब क्या है कि जब ये तो हम पता कर लिए लैंड डिग्रेडेशन मेजर क्या, क्यों लैंड डिग्रेडेट कर रहा है। अभी लैंड कंजर्वेशन मेजर, डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाना होगा। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल कीजिए, उसका व्यवस्था लगाइए अलग से, मतलब कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है, ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना होगा, थॉर्नी मतलब ये बुशेस, झाड़ियां लगा के, ठीक है, मतलब बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अगर ये होगा, थॉर्नी बुशेस होगा, तो सैंड ड्यून्स को क्या किया जा सकता है, स्टेबलाइज, मतलब वो ज्यादा उड़ेगा नहीं इन्वायरमेंट में। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड का भी प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। और उसके बाद कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, ये जो 5 है ये कंजर्वेशन मेजर है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया 2021 में पूछा गया, 2021 का सेशन में, सबसे पहला, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वे टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि 3 तरीका बताइए लैंड को प्रोटेक्ट करने का और डिग्रेडेट होने से बचाने के लिए, अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है। तो सेम कुछ भी लिख देंगे इसमें से उठा के। उसके बाद इसी को घुमा फिरा के ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, 5 नंबर में रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा एक्सप्लेन होगा, नहीं तो 3 नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 2015 के टर्म 1 में पूछा गया था, विच इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो अभी पिछले स्लाइड में बताए हम कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे एरिया में क्या है, ये ओवर ग्रेजिंग क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन का। तो ये लैंड रिसोर्सेज जो है यहां से कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन जो पिछले ईयर में पूछा था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब जो है इसके बाद के वीडियो में हम सॉइल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे।